अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना, हम लोग जो करेंगे ना आज हम लोग पीपीसी के दो सवाल करेंगे। लेकिन आज जो है ना, मैं उन दोनों सवाल की सिर्फ मार्किंग स्कीम बनूंगा। आंसर आपको खुद लिखना है, क्योंकि एक आंसर मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो आज जो मैं सवाल कराऊंगा ना बेटा, उसकी मैं सिर्फ मार्किंग स्कीम बनवाऊंगा। अच्छा सर, ये सवाल हमें कहाँ से मिलेंगे? आपके नोट्स हैं आपके पास? एएस इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स के अंदर लास्ट में कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, मैं वो करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, एक मसला है। आज जो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है। और वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि है ना, वो पुराने क्वेश्चंस हैं, तो उनकी कंक्लूजन्स नहीं बन सकती। कंक्लूजन्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, उनकी कंक्लूजन्स नहीं बन सकती, कंक्लूजन बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपको कंक्लूजन बगैर वो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको जो अभी सवाल कराऊंगा ना, उसमें से एक सवाल तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा है, वही एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ वाला। बस फर्क ये है कि है ना, फर्क ये है कि यूं समझ लो कि एक सेकेंड ना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? तो जो सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था और जो अभी कर पाऊंगा ना, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वर्डिंग में फर्क है। मैं दो क्वेश्चन अभी कराऊंगा, दोनों की मार्किंग स्कीम बनाऊंगा। अगेन ये बात वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जितना भी काम हुआ जा रहा है, आई स्वेयर, ईद के बाद में सारा का सारा काम, चाहे फिजिकल पढ़ने वाला बच्चा हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन का हो, मैं सबकी कॉपियां खुद चेक करूंगा, एक एक सवाल चेक करूंगा। सवाल नहीं हुआ, यू आर आउट ऑफ माई बैच। खत्म, दैट्स इट। मैंने कोर्स पूरा करा दिया है, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। मैं ईयरली पास पेपर्स कराऊंगा और वही बच्चा करेगा जिसकी कॉपी में सारा काम होगा। काम नहीं हुआ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्त। फिर चाहे मेरा अब्बू आ जाए, कॉलेज का डायरेक्टर आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी सूरत में मैं क्लास में नहीं बैठाऊंगा। इसलिए बिल्कुल इज्जत और प्यार से आप लोगों को रोज मैसेज देता हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं पढ़ रहे, काम नहीं मिला, अपना मसला है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा भाई, कोई भी बहाना। चाहे वो फैमिली का बहाना हो, किसी भी चीज का बहाना हो, किसी बहाने पे मैं नहीं मानूंगा इस बार। इसलिए पहले से बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, चले आए, शुरू करते हैं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर वन। एनालाइज यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एनालाइज यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम। एक्सप्लेन the different explain the different levels of opportunity cost. Explain the different levels of opportunity cost. A country will face 8 marks। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब सुनना, 8 मार्क के क्वेश्चन में मैं इतनी बार बता चुका हूं ना कि अब बच्चों को रट जाना चाहिए कि यू गेट 3 marks फॉर द नॉलेज पार्ट, यू गेट 3 marks फॉर द एनालिसिस पार्ट, एंड यू गेट 2 marks फॉर द इवेल्युएशन पार्ट। कल जो है मैंने बेटा वो इलास्टिसिटी का 12 मार्कर कराया था। आज जो है मैं वो आपको 8 मार्कर करा रहा हूँ। ठीक है, तो रोज अलग अलग सवाल हो रहा है, अलग अलग टॉपिक का हो रहा है। तो आई होप दिस रिविजन इज हेल्पिंग यू गाइस। ठीक है, तो आ जाए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा मुझे अगर नॉलेज का मार्क्स लेना है, इफ आई आस्क यू इफ आई वांट टू टेक द मार्क फॉर द नॉलेज पार्ट, तो व्हाट नॉलेज कैन आई गिव? जरा कोई बच्चा बताएगा प्लीज। सबसे पहले तो एक चीज मुझे दिख रही है कि आपको इसको बताना है, डिफाइन पीपीसी प्लस उसके डायग्राम प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपको बेसिक काम करना है, आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन देनी है कि सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स
दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज। ये सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है। अच्छा सर, इस पीपीसी के अंदर क्या 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 होता है सर? कुछ होते हैं पॉइंट्स ऑन दी कर्व, आपको पूरा आंसर भी लिखवाया गया है जिसमें पूरा टेस्ट भी हुआ है। कुछ होते हैं पॉइंट्स ऑन दी कर्व, हर वो पॉइंट जो कर्व पर है दैट रिप्रेजेंट्स योर पोटेंशियल। बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं इनसाइड दी कर्व, हर वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है उसको कहते हैं हम लोग एक्चुअल। याद है आपको बेटा? कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑन दी कर्व जिनको कहते हैं पोटेंशियल, कुछ पॉइंट्स होते हैं इनसाइड दी कर्व जिनको कहते हैं एक्चुअल, और कुछ पॉइंट्स होते हैं आउटसाइड दी कर्व जिनको हम लोग कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। ठीक लिखा है मैंने इधर? कुछ होते हैं पॉइंट्स ऑन दी कर्व, कुछ होते हैं इनसाइड, कुछ होते हैं आउटसाइड। जो पॉइंट इनसाइड दी कर्व है उसको एक्चुअल कहते हैं, जो आउटसाइड है उसको अनअटेनेबल कहते हैं। सही लिखा है मैंने? अब सुनना, इसके साथ साथ मुझे एक और डेफिनेशन देनी पड़ेगी और वो है किसकी? वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा? आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग गलती करते हैं कि आप लोग लिख देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। सॉरी, दिस इज हाफ ऑफ द डेफिनेशन। मैंने आपको जब ये कोर्स पढ़ाया था एएस इकोनॉमिक्स का, तो मैंने आपको ये बात बार बार चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि इन ऑर्डर टू गेट अ मार्क यू नीड टू गिव अ बुकिश डेफिनेशन। और वो बुकिश डेफिनेशन क्या है? दो बार रिपीट करूंगा, सुन लेना। आपके पास नोट्स में मौजूद है, यू हैव इट रिटन इन योर कॉपीज एज वेल, नोटबुक्स एज वेल। Opportunity cost is the real cost of choosing one thing and not another. That is your next best alternative for gone. Opportunity cost is the real cost of choosing one thing and not another. That is your next best alternative for gone. ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको देनी है और जिसके ऊपर आपको नॉलेज का मार्क मिलेगा। सही सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए लिख देता हूँ क्या है शॉर्ट फॉर्म में। ये शॉर्ट डेफिनेशन है। Opportunity cost is the next best alternative for one। ठीक है, तो यहाँ तक नॉलेज के मुझे सारे मार्क्स मिल गए। अब सवाल कह रहा है कि एक्सप्लेन करें डिफरेंट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि कंट्री फेस करेगी। तो यार कितने तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? कोई मुझे बच्चा नीचे लिख के बताएगा? हाउ मेनी टाइप्स? कितनी टाइप्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? कौन बच्चा बताएगा? ओके, जवाब आना शुरू हो गए, बेहतरीन। एक बच्चे ने बोला है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इक्वल नहीं होता बेटा, कांस्टेंट होता है। थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बताया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट आएगा, इट्स नॉट इक्वल, इट्स कांस्टेंट। अशल भाई पहले दिन से ही नेस्ती हुए हैं, आज पहली बार ऑनलाइन क्लास में और उसमें भी 3 लिख रहे हैं, नाम नहीं लिख रहे। माशाल्लाह, चलें, ये अल्लाह के बहुत करीबी, मतलब आप समझे बिल्कुल पक्के पक्के आदमी है। ये पहली सफ पे इमाम साहब के पीछे नमाज शुरू करते हैं। इमाम साहब बोलते हैं आप आ गए हैं तो मैं नमाज शुरू करूंगा। ये माशाल्लाह इतना तरावी में बिजी होते हैं कि इनकी तरावी रात को 12-12 बजे तक चल रही होती है, रो रो के अल्लाह से मांग रहे हैं। हाँ चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ डिफरेंट लेवल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक और होती है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर आपको ये तीनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझानी है, तीनों की डायग्राम बनानी है और तीनों को समझाना है, मतलब तीनों को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, आपको ये 3 काम करना है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 4 डायग्राम्स बनेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इज वेरी इजी। सर कंक्लूजन, कंक्लूजन वैसे बनती तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराना सवाल है, पहले कंक्लूजन नहीं थी, ये 2023 के अटेम्प्ट से कंक्लूजन ऐड हुई है 8 मार्कर में। तो हम सवाल सॉल्व करते हैं, फिर एंड में हम कोशिश कर लेते हैं, क्या पता बन जाए। ठीक है, मुझे 3 डायग्राम बनानी जिसमें मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट समझाऊंगा। सही, अब आ जाए इधर। सबसे पहले हमने 2 एक्सिस बना दी, ठीक है, और एक एक्सिस के ऊपर मैंने लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, और नीचे मैंने जो है वो लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी। ऊपर लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, नीचे लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी। सर
ये मैंने नॉर्मल पीपीसी का कर्व बना दिया। ये नॉर्मल जो कर्व है ना, ये नॉर्मल कर्व बनेगा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में। ये नॉर्मल कर्व कब बनेगा? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस में। और मैंने कर्व की लेबलिंग कर दी ए बी। सही है, मैंने इधर लिख दिया पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए के ऊपर आप कंज्यूम कर रहे हैं सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ गुड वाई एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, लेट्स सपोज के आपने कॉम्बिनेशन बी चूज कर लिया, तो इस कॉम्बिनेशन बी के ऊपर आपने गुड एक्स के यूनिट्स बढ़ा दिए और गुड वाई के यूनिट्स कम कर दिए। ऐसा ही हुआ है भाई, यही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब आप एक गुड को कंज्यूम करोगे तो दूसरे गुड को फॉरगोन करना पड़ेगा ना। तो मैंने थोड़े से एक्स के यूनिट्स बढ़ाए तो वाई के ज्यादा यूनिट्स फॉरगोन हो रहे हैं। आप गैप देख सकते हैं दोनों के दरमियान। ठीक है, अच्छा सर ये कौन सा कर्व है बेटा? ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व है। ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व है। इस कर्व को क्या कहते हैं सर? इस कर्व को कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। ये जो कर्व का शेप है एमसीक्यू के अंदर आता है, इस कर्व को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बढ़ रही। कैसे बढ़ रही है? अब मैं इसके लिए एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। इधर आ जाए जरा, आपको और अच्छा करके पढ़ा दें। भले एक सवाल हो लेकिन ऐसा हो जाए कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट पूरा पक्का हो जाए। ऊपर मैंने लिख दिया सब्सिडी और नीचे मैंने लिख दिया पब्लिक गुड्स। ठीक है, ये सब्सिडी और पब्लिक गुड्स है। तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो पब्लिक गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो ऑटोमेटिक सब्सिडी कम हो जाएगी। तो जब वो पब्लिक गुड्स ज्यादा बनाएगी ना और वो सब्सिडी कम प्रोवाइड करेगी तो इकोनॉमी में इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। इकोनॉमी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करेगी। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स को, स्ट्रीट लाइट्स को ज्यादा बनाएगी और सब्सिडी कम प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। सही है, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू मिला है उससे जो गवर्नमेंट का बजट सेट होता है। आपको याद है फिस्कल पॉलिसी में आपको दो चीजें पढ़ाई थी। बजट, दो चीजों का डिफरेंस है, टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। तो जो आपका बजट है वो कम हो जाएगा क्योंकि उस बजट में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो दो मसले होंगे, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, एक तो दूसरा मसला क्या हो जाएगा? दूसरा मसला होगा कि सब्सिडी नहीं देंगे तो इंडस्ट्री, जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है वो और डिक्लाइन हो जाएगी। इनफैन इंडस्ट्री जो न्यूली बॉर्न इंडस्ट्री है उसको सब्सिडी देके हम बचा सकते थे, वो भी नहीं बचा सकेंगे। सर बाहर वालों को जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारा गुड अब है ना महंगा लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि हम सब्सिडी देते हैं तो गुड सस्ता होता है। तो ये सारे मसले हो रहे हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा ऑन दी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस हो गई ना। ठीक है, ये क्लियर है। और इस कर्व को क्या कहते हैं? इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। अगेन मैंने दो एक्सेस बना दी और मैंने ऊपर लेबलिंग कर दी। एग्जामिनर को ये वाली लेबलिंग पसंद है, ये वाली लेबलिंग को प्रेफर करता है। तो ऊपर मैंने बेटा लिख दिया कैपिटल गुड्स क्वांटिटी और नीचे मैंने लिख दिया कंज्यूमर गुड्स क्वांटिटी। एग्जामिनर ये वाली लेबलिंग पसंद करता है, एग्जामिनर की ये लेबलिंग प्रेफरेंस है। ठीक है, अब याद रखना कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो पीपीसी बनता है ना वो बनता है स्ट्रेट ईयर पीपीसी। जैसे ये कॉन्वेक्स है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ईयर पीपीसी। तो मैं इसको लिख देता हूँ ए और इसको लिख देता हूँ बी। सर ये पॉइंट ए हो गया और इस पॉइंट ए के ऊपर आप कैपिटल गुड्स के सर्टेन यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और कंज्यूमर गुड के सर्टेन यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, मैं इसको कोई और अल्फाबेट से लिख रहा हूँ, मैं इसको एक्स और वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज आप ऑपरेट कर रहे हो इस कॉम्बिनेशन बी के ऊपर। तो इस कॉम्बिनेशन बी के ऊपर आपने कंज्यूमर गुड्स की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई, आपने कंज्यूमर गुड्स की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी y से y1 के ऊपर, तो कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी x1 के ऊपर कम हो गई एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप देखें जितने से मैंने कंज्यूमर गुड्स बढ़ाए उतने से कैपिटल गुड्स कम हो गए। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर इस कर्व को क्या कहते हैं बेटा? इस कर्व को कहते हैं स्ट्रेट ईयर पीपीसी। ठीक है, इस कर्व को क्या कहते हैं? इस कर्व को कहते हैं स्ट्रेट ईयर पीपीसी। और आप देखें जितने आपने y के यूनिट्स बढ़ाए हैं उतने x के कम हो गए। सही लिखा है मैंने दोस्त? ठीक हो गया?
चलें आगे चलें सर, तीसरा कौन सा होगा? तो अब आप डायग्राम की एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? आप बताएंगे भाई एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स will lead to a fall in the quantity of capital goods by an equal percentage as per the concept of opportunity cost, as per the concept of constant opportunity cost। ठीक है, समझ आया ये? सर तीसरी जो है, तीसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो होगी डिक्रीजिंग। तो सर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये भी बता दें प्लीज, मतलब अभी बता देते हैं। अब सुनिएगा इधर, सबसे पहले दो एक्सेस बनाते हैं वापस और लेबलिंग कर दें। मैं लेबलिंग कोई पुरानी वाली कर रहा हूँ, इस बार मैं इधर लिख देता हूँ सब्सिडी, और नीचे मैं लिख देता हूँ पब्लिक गुड्स। ठीक है सादिया, मूसा ओके है? अब जो हम नॉर्मल पीपीसी बनाते थे ना, उसको उल्टा कर देंगे तो डिक्रीजिंग का बन जाएगा। ये देखें, इसको उल्टा बना रहा हूँ, देखें आप गौर करिएगा, ये उल्टा कर्व मैंने बनाया, ये देखें, ये मैंने जो उल्टा कर्व बनाया ना, ये स्ट्रेट, ये नॉर्मल पीपीसी था, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। तो ये जो उल्टा कर्व बनाया ना, इसको कहते हैं कॉनकेव। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉनकेव। और जो ऊपर वाला था उसको क्या कहते थे? जो पहले वाला था उसको कहते थे कॉन्वेक्स। ये हो गया कॉनकेव कर्व, कॉनकेव पीपीसी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं पहले कॉम्बिनेशन ए चूज करा था, और उसके और इस कॉम्बिनेशन, सॉरी, पहले मैंने चूज करा था कॉम्बिनेशन ए, और इसके ऊपर मैं प्रोड्यूस कर रहा था सर्टेन यूनिट्स ऑफ, सर्टेन यूनिट्स की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, और सर्टेन यूनिट्स के गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रही थी। नाउ लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने इस बार डिसाइड करा कि वो सब्सिडी ज्यादा देगी। तो जब वो सब्सिडी ज्यादा देगी, जब वो सब्सिडी ज्यादा देगी तो पब्लिक गुड्स बनाना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जब वो सब्सिडी ज्यादा देगी तो पब्लिक गुड्स बनाना इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सही है? तो अब आप देखें जरा, इस बार डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कैसे? अब सुनिएगा सर, इस बार डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे है कि जितने यूनिट्स आप सब्सिडी, अब आप सब्सिडी बढ़ा रहे हो और पब्लिक गुड्स को कम बना रहे हो, तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियां भी नहीं डूबेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी नहीं देने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सही है? ठीक है भाई, सही है, क्योंकि जब हम सब्सिडी देंगे तो फंड्स ऑपरेट करना शुरू होंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे, उस प्रॉफिट से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। सब्सिडी देंगे तो जॉब्स क्रिएट होगी, जॉब्स क्रिएट होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो अगेन गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो बेटा यहाँ तक हमें 6 मार्क्स मिल गए। अगर मैं पुराने सवाल की बात करूँ तो पुराने सवाल के फॉर्मेट के मुताबिक ये सब काम करने में आपको 8 मार्क्स मिल चुके हैं। अगर पुराने फॉर्मेट की बात करूँ ना, तो पुराने फॉर्मेट के मुताबिक ये सब लिखने में आपको पूरे 8 मार्क मिल गए। नए फॉर्मेट की बात करूँ तो नए फॉर्मेट के मुताबिक 2 मार्क आपको कंक्लूजन वाले भी मिलने चाहिए। बेटा नॉर्मल जो कर्व है वो यूं बनता था, ठीक है, और ये वाला जो कर्व है ये उल्टा बना है। ये जो उल्टा बनाया है ना, इसको कॉनकेव कहते हैं। आप एक बार वीडियो वापस देख लोगी तो आपको मजीद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो ये क्लियर है भाई आपको? हाँ भाई, ये क्लियर है यार, इस सवाल की कोई मेरे हिसाब से कंक्लूजन नहीं बन सकती। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। ये इसलिए कंक्लूजन नहीं बन सकती, मैंने अगेन आपको बोला कि ये पुराने क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू जी।